नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, पिछली कक्षा में मैं बता के गया था आपको कि शब्द विचार को हम यहीं पे इसके करेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे। पहले हम संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग जैसे बड़े चीजों को लेके चलेंगे। तो दोस्तों, आज उसी क्रम में हम शुरुआत करेंगे संधि को लेकर के कि संधि क्या होती है, कितनी होती है, किस प्रकार से उसका विभाजन किया जाता है। दोस्तों, ये जो कक्षा होगी संधि को लेकर के, यह जीरो से एकदम लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और वो लेवल बनाने की कोशिश करेंगे इसका जिसकी हमने कल्पना नहीं की है, ठीक है। तो दोस्तों, हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले हम माता सरस्वती को एक बार नमन कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयतां जाड्यान्धकारापहां अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, देख रहे हैं, तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, एक बेल आइकन को जरूर दबा दें क्योंकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ हम इस कक्षा की शुरुआत करते हैं और इतनी भी उम्मीद रखते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं आने के बावजूद भी हम उसको सीखने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं संधि को लेकर के। संधि क्या होती है मेरे भाई? संधि दो शब्दों की मेल से, दो वर्णों की मेल से जो उत्पन्न विकार हैं उनको हम संधि कहते हैं। भाई, जो दो वर्ण है, कोई भी दो वर्ण है, वो दो वर्ण आपस में जब उनका मिलाप होगा, मेल होगा, और जो उनसे जो विकार उत्पन्न होंगे यानी कि परिवर्तन जो उत्पन्न होगा उनमें से, उसे ही हम संधि कहेंगे। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब, एक तो संधि का मतलब जैसे हम माने कि संधि का मतलब समझौता होता है। माफ कीजिएगा। समझौता किन में होता है भाई? समझौता होता है दो वर्णों में समझौता, वर्णों में समझौता। वर्णों में समझौता होना क्या है? संधि है। बराबर क्या है? संधि। संधि का जो मुख्य अर्थ होता है वो तो होता है, संधि का मुख्य अर्थ समझौता। संधि किन दो शब्दों से मिलकर बना है? संधि दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? सम धन धी, समधि, ठीक है। संधि मैं का न हो जाता है क्योंकि यह कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण। ये क्या है? पंचम वर्ण। और ये क्या है? चतुर्थ वर्ण। अब मुझे एक बात बताइएगा कि सब मतलब पहला जो वर्ण है वह क्या हो? पंचम वर्ण हो, और उसके बाद में जहां से संधि हो रही है, जहां से उसका टुकड़ा किया जा रहा है, वहां पे कौन सा वर्ण हो? चतुर्थ वर्ण हो। तो वह शब्द उस चतुर्थ वर्ण का ही पंचम वर्ण हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ये मैं वैसे ही बेसिक डिटेल बता रहा हूं कि संधि कैसे बना। तो मैं ये ध कौन से? तय वर्ग का है। तय वर्ग। और तय वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? तय वर्ग का पंचम वर्ण है न। तो मैं किस में बदल जाएगा? मैं का परिवर्तन किस में हो जाएगा? न में। तो क्या बन जाएगा? संधि, ठीक है। और संधि में कौन सी संधि है?
संधि में संधि है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई ज्यादा बड़ा तो है नहीं इसमें, लेकिन ये समझना आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि हम शुरुआत किसकी कर रहे हैं, संधि की। और जब हम संधि शब्द के बारे में ही नहीं जानेंगे तो फिर हमारी कैसी शुरुआत। ठीक है दोस्तों, इसी धमाकेदार शुरुआत के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। वह ध्वनि विकार या परिवर्तन, वह ध्वनि विकार, विकार का, ध्वनि विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन, परिवर्तन। वह ध्वनि विकार जो परस्पर दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है, जो परस्पर दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है। वह ध्वनि विकार जो परस्पर दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है क्या कहलाता है भाई, संधि कहलाती है। संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। अब मुझे बताओ कि दो वर्ण है या नहीं है, मैं वर्ण है और ध का ई वर्ण है, ध वर्ण है। इन दोनों वर्णों के जो परस्पर मेल होता है, इनका जो परस्पर मतलब आपस में जो मेल होता है, उससे जो उत्पन्न विकार होते हैं उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। सीधी सी परिभाषा ले लेते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को ही संधि कहते हैं। भाई दो या दो वर्णों के जब परस्पर मेल होता है, दो या दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को, मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं। भाई देखो, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, ठीक है, परस्पर मिलते हैं, मेल होता है उनका, और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे देख लो, एक उदाहरण ले लेते हैं, उमा धन ईश, उमेश। जैसे उमा धन ईश। अब देखो दो वर्णों का परस्पर मेल कैसे है, दो वर्ण ही होने चाहिए, दो या दो से अधिक वर्ण। ठीक है, ये वर्ण और ये वर्ण, ठीक है। उ और ई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और उ और ई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ मेल होगा किन किन का, मां और ई का। ठीक है, इन्हीं से जो विकार उत्पन्न होंगे उसे हम क्या कहेंगे, संधि। देखो कैसे विकार उत्पन्न हो रहे हैं, मैं देखो उ, मां, ई और स, ये चीज है हमारे पास। इधर से हमने क्या निकाल लिया, आ निकाल लिया, इधर से क्या निकाला, ई। आ और ई मिलकर क्या बनते हैं, ए बनते हैं। इन दोनों का जब मेल होता है वो क्या बनते हैं, ए बनते हैं, बिना चोटी वाला ए। ठीक है, यह मुझे लगता है कि शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, या दिखाई दे भी रहा हो। ठीक है, ए बनते हैं, ए बना। अब मुझे बताओ उ और से, देखो
क्या बचा हमारे पास? ऊ, मैं में से आ निकाल लिया था, हल में बच रहा है। आ और ई दोनों का मेल किया तो क्या बना हमारे पास? ए, और लास्ट में क्या है? से। हमारे पास क्या बचा? इसको जोड़ लो। ऊ, मैं, एक बिना चोटी वाले की एक चोटी, उमेश। क्या कौन सा विकार उत्पन्न हुआ है इसमें? इन दो वर्णों के बीच में तालमेल हुआ, इनके दोनों के बीच में विकार उत्पन्न हुआ, तो उसे ही हमने संधि कहा। ये क्या हुई? संधि। संधि मतलब समझौता हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। इसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं ना। एक मिनट रुकिएगा भाई। हाँ भाई, देखो अब संधि होने की जो शर्तें हैं वो शर्तें क्या है? शर्तें, संधि की शर्तें होती हैं। कौन कौन सी शर्तें होती हैं? दो शर्त होती हैं संधि की। एक तो ध्वनि विकार, ध्वनि विकार, जिसे हमने क्या बोला है? परिवर्तन। परिवर्तन, ध्वनि विकार, यानी कि जो बोलना है ना, जो ध्वनि निकलेगी ना, उसमें जो विकार उत्पन्न होगा वो चीजें। एक तो, और दो वर्णों का मेल, ये दो शर्तें हैं। दो वर्णों का मेल, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। देखो संधि होगी तो दो वर्णों का मेल होगा और ध्वनि विकार उत्पन्न होगा, तभी संधि होगी। इन दोनों के मिलान से ही, वरना संधि नहीं होगी। यही बात है। ठीक है, अब देखो शब्द निर्माण की प्रक्रिया देखो। मैं आपको एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया बता रहा हूं, तो वो शब्द निर्माण की प्रक्रिया देखो। शब्द निर्माण की प्रक्रिया। भाई ये इतनी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? बताइएगा ना। ठीक है, अब देखो शब्द निर्माण की प्रक्रिया। शब्द का निर्माण किस प्रकार से, कितने प्रकार से होता है? शब्द का निर्माण होता है 8 प्रकार से। वो मैं आपको 8 प्रकार बता रहा हूं। देखो सबसे पहले हमने शब्द का निर्माण किया उमेश। उमेश, उमेश हमारे पास क्या है? शब्द है कोई। इसका हमने निर्माण किया। निर्माण करना कैसे है? नंबर 1 डाल के लिखेंगे। देखो उमेश, उमा, धन, ईश, यही है हमारे पास उमेश बनाने के लिए। ठीक है, अब इसमें से मैंने आपको बताया था कि इसमें से आ निकाला हमने, आ, और इधर से क्या निकाला? इधर से क्या है हमारे पास? ई है। ठीक है, इन दोनों का जब मेल हुआ तो क्या बना? ए बना। ए बना। हमारे पास बचा क्या था? ऊ, मैं, ए और स, यही बचा ना। तो इन दोनों को हमने जोड़ा, इन सारों को हमने जब जोड़ा तो क्या बना था हमारे पास? शब्द उमेश। ऐसे ही बना, ऐसे बना। एक तो शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से होती है। शब्द का निर्माण इस तरीके से करते हैं। एक दूसरा जो शब्द का निर्माण करते हैं वो करते हैं, देखो दीनानाथ शब्द ले लो। दीनानाथ। अब थोड़ी सी चीज तो आप अच्छे से जानते होंगे कि दीन धन अनाथ हो नहीं सकता, क्योंकि दीनानाथ का मतलब क्या है? दीनानाथ का मतलब है कि जो गरीबों का नाथ हो, नाथ यानी स्वामी हो, वही तो दीनानाथ है। भाई दो वर्णों का मेल हो रहा है, परस्पर विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उनके टुकड़े करेंगे तो उनका भी अर्थ निकलना चाहिए। समझ में आ रहा है?
अगर अर्थ नहीं निकला ना तो वहां पे संधि नहीं होगी। अगर हम इसका टुकड़ा करते हैं, हमने टुकड़ा कर दिया भाई दीन धन अनाथ, ये टुकड़ा किया हमने, मान लो कि ये टुकड़ा किया हमने दीन धन अनाथ, अनाथ क्यों, ये दीन धन अनाथ ही क्यों किया हमने, दीन धन अनाथ हमने इसलिए किया क्योंकि ना बन रहा है, ना बन रहा है। ए और ए अगर आते हैं तो दीर्घ होते हैं, दीर्घ होने पर ये आ हो जाएगा तो दीनानाथ बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि दीन यानी गरीब, अनाथ यानी उनका तो नाथ ही नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, कोई रक्षक ही नहीं है। तो इसका तो अर्थ क्या निकल रहा है, मतलब गरीबों का स्वामी नहीं है। लेकिन जो हमारे पास शब्द है दीनानाथ, उसका मतलब निकल रहा है कि गरीबों का स्वामी है। इस चीज को समझने के लिए हमने क्या किया कि हम ये शब्द की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, शब्द निर्माण की प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि शब्द का निर्माण किस प्रकार से संधि में किया जाता है, ये बातें हमारे लिए जानना विशेष आवश्यक है। इसीलिए मैंने आपको ये वर्ड दिया है, ये शब्द दिया है दीनानाथ। हम बहुत सी चीजें करते हैं, यह संधि का ही नियम है, इसमें कुछ नियम भी लगेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, हर चीज समझाऊं भीगा। लेकिन मुझे यह बताओ कि दीनानाथ, दीन धन अनाथ तो नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि अनाथ मानी तो ए मतलब नहीं और नाथ मतलब स्वामी, जिसका स्वामी ना हो वो दीन, मतलब गरीबों का स्वामी ही नहीं है। ये तो अर्थ निकल ही नहीं सकता। इसलिए इसका जो निर्माण होगा वो कैसे होगा, इसका निर्माण होगा दीना दीना और नाथ, जिसे हम कई बार क्या बोल देते हैं, संयोग बोल देते हैं। वही संयोग हो गया, सेम टू सेम इधर ही इधर है और इधर का ही इधर है। ये नंबर 3 डालते हैं। नंबर 3 अगला शब्द लेते हैं कि शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तीसरे नंबर पर कैसी होगी, सच धन आ, सच्चा। सच्चा हमारे पास शब्द है, सच्चा हमारे पास एक शब्द है, लेकिन यह बना कैसे, सच धन आ। अब मुझे बताओ, अब मुझे यह बताओ कि सच्चा शब्द कैसे बनाइए, सच धन आ। अब दीर्घ संधि का नियम क्या कहता है कि ए और आ अगर दोनों मिलते हैं तो आ ही होता है, तो सच्चा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था सच्चा, सच्चा। लेकिन ये क्या चीज है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है हिंदी भाषा में। इस वर्ण का हिंदी भाषा में इस शब्द का कोई मतलब ही नहीं है, और इसका मतलब ही नहीं निकल रहा, तो फिर संधि कैसी। लेकिन सच्चा किससे बना, सच धन आ से, डबल च हुए, इसका भी नियम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में नंबर 4 इधर लिख दूं, नंबर 4 भूल धन अक्कड़, भूलक्कड़, भूलक्कड़। अब मुझे एक बात बताओ, भूल धन अक्कड़, ए और ए भूलाक्कड़ होना चाहिए था, और जो ये दीर्घ है ये लघु कैसे हुआ, इसका भी एक नियम काम करता है। इस ऐसे भी शब्द के निर्माण होते हैं, शब्द का निर्माण की प्रक्रिया ही तो पढ़ रहे हैं, इस चीज को हम समझेंगे, एक एक चीज को उठा के चलेंगे, अलग अलग तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले हम ये देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे शब्द बनते हैं, ऐसे बनते हैं, इस प्रकार से बनते हैं, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। ये कुल मेरे भाई 8 प्रकार हैं। जैसे बच्चा धनपन, 5वां बच्चा धनपन, आ और ए बच्चा, बच्चान होना चाहिए था, ये दीर्घ संधि के नियम के अनुसार बच्चान, तो बच्चान तो कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन ये तो बनेगा क्या, बचपन, बचपन, यही बनेगा, बचपन बनेगा ना।
अब देखो बीच वाले च का, लघु च का लोप हो गया, और जो ये च था इसका स्वर ह्रस्वीकरण हुआ और ये सीधे का सीधा आया। ऐसे भी शब्द का निर्माण होता है। नंबर 6 देख लो, एक तरीके से और शब्द का निर्माण देखो, जैसे मोटा धन आपा, मोटा धन आपा। अब ये बनना क्या चाहिए था? मोटापा, मोटापा, लेकिन ये बना क्या? मोटापा। मोटापा तो कोई शब्द ही नहीं है, मोटापा क्यों बना? क्योंकि देखो आ और आ दीर्घ संधि का ही नियम इसमें काम कर रहा है, तो दीर्घ के नियम के अनुसार इसमें क्या होना चाहिए था? आ और आ बन के मोटापा बनना चाहिए था, लेकिन मौका तो ऊ बन गया ही शुरू में। इसमें बदलाव कैसे हुआ, ये चीज भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में महाधन देव, महाधन देव क्या बना? महादेव, महादेव। एक नियम कहता है और आ के बाद ए शब्द आए तो क्या बनेगा? अयादी संधि में चला जाएगा, आए आए आओ आओ, वो बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बना, सीधे का सीधा महादेव ही बन गया। इसका भी एक रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्र धन ऊड, प्र धन ऊड बनना चाहिए था, प्रौढ़ बनना चाहिए था, लेकिन बना क्या? प्रौढ़ बना, प्रौढ़ बना। क्यों बना? इसका भी एक रीजन है, वो भी हम आगे क्लियर करेंगे। ये चीजें एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा, या मतलब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले जो हमारा जो ये हमने लिखे उसके अंदर हम डालते हैं पॉइंट 1 नंबर डाल के बलाघात, बलाघात। बलाघात का मतलब क्या होता है? इसके टुकड़े करेंगे हम तो टुकड़े का होता है बल धन आघात। आघात मतलब क्षति और बल मतलब शक्ति, शक्ति की क्षति। इसको ताकत भी बोलते हैं और आघात मतलब चोट लगना भी बोलते हैं, चोट। ये इसके मतलब है। शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें दो वर्णों का मेल हुए बिना ही, देखो इसका वो लिखते हैं इसकी परिभाषा, शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया, शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें दो वर्णों का मेल हुए बिना ही, जिसमें दो वर्णों का मेल हुए बिना ही, शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें दो वर्णों का मेल हुए बिना ही ध्वनि परिवर्तन होता है, ध्वनि परिवर्तन
होता है। भाई देखो, शब्द निर्माण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो वर्णों का मेल हुए बिना ही ध्वनि परिवर्तन हो तथा उत्पन्न ध्वनि में स्वर लघु से दीर्घ या होता हो तथा उत्पन्न ध्वनि में स्वर लघु से दीर्घ तथा उत्पन्न ध्वनि में स्वर लघु से दीर्घ तथा व्यंजन। भाई देखो, शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें दो वर्णों का मेल हुए बिना ही ध्वनि में परिवर्तन होता हो तथा उत्पन्न ध्वनि में स्वर लघु से दीर्घ तथा व्यंजन एकल से द्वित्व हो जाता हो। व्यंजन एकल से द्वित्व हो जाता हो। भाई देखो, एक बात बताओ मुझे, वहां बालाघात होता है, ये और लिख लो भाई आगे, है ना। होता हो तो वहां बालाघात होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि हमने क्या लिखा है कि शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया, कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं, तो शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें दो वर्णों का मेल तो ना हो, दो वर्णों का मेल हुए बिना ही ध्वनि परिवर्तन होता हो। उनका मेल तो नहीं हो रहा लेकिन ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तथा उत्पन्न ध्वनि में स्वर लघु से दीर्घ। अगर देखो ध्वनि उत्पन्न हो रही है कोई, तो उसमें जो स्वर है ना वो लघु से यानी कि छोटे से बड़ा दीर्घ तथा व्यंजन एकल से द्वित्व, व्यंजन एकल से द्वित्व, एक मिनट, द्वित्व, व्यंजन एकल से द्वित्व, एकल से यानी अकेला हो और उससे डबल हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, बलाघात होता है, संधि नहीं होती। समझ में आया कैसे? देखो, यह दो प्रकार का होता है, जो ये बलाघात है ना, ये क्या था, कितने प्रकार का होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, प्रकार होते हैं इसके प्रकार दो। कौन कौन से प्रकार दो होते हैं भाई? दो प्रकार होते हैं, एक तो स्वर बलाघात और एक व्यंजन बलाघात। देखो, एक तो होता है स्वर बलाघात और एक होता है व्यंजन बलाघात। व्यंजन बलाघात इतना उतार लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो लिखो पहला पॉइंट लगा के स्वर बलाघात। देखो, पहला जो प्रकार है वो लिख रहे हैं हम, ऐसे बना के लिख लेते हैं, ए स्वर बलाघात। अब देखो स्वर बलाघात कैसे होता है, इसमें स्वर लघु से दीर्घ हो जाता है। मुख्य चीजें इसमें स्वर लघु से दीर्घ हो जाता है। दीर्घ हो जाता है, सबसे मेन चीज है। इसमें जो स्वर है ना वो लघु से
दीर्घ हो जाएगा, यानी कि ए है तो आ हो जाएगा, ई है तो बड़ी ई हो जाएगा, ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे विश्व धन मित्र, उदाहरण ले लो इसके, जैसे विश्व धन मित्र। ठीक है, अब देखो इसमें जो ये स्वर है ना, ये ए, ये इस स्वर बलाघात के कारण क्या हो रहा है, दीर्घ हो रहा है। क्या हो रहा है, दीर्घ हो रहा है। क्या बनेगा, आ, विश्वामित्र। क्या बनेगा, विश्वामित्र। ठीक है, यह चीज समझ में आई। उसके बाद प्रतिघात, देखो प्रति धन घात, ये ती है, ये लघु है, इसको दीर्घ बना दो, ई। प्रति घात, और प्रतिघात का मतलब क्या होता है भाई, छिपकर वार करना ही प्रतिघात है। इसका अर्थ है छिपकर वार करना, छिपकर वार करना। और इसका विश्वामित्र का अर्थ है विश्व का मित्र है, जो विश्व का मित्र यानी दोस्त, विश्वामित्र। ठीक है, मूषलधन धार, मूषल धन धार, ल ए है और बनेगा क्या, आ, मूसला धार। बोलते हैं ना कि भाई मूसलाधार बारिश हो गई, वही मूसलाधार है ये। दीन धन नाथ, देखो मैंने वो शब्द लिया था वहां पे, दीनानाथ, उसको लिख लो। दीन धन नाथ, क्या हुआ, स्वर पे बलाघात हुआ। स्वर क्या हुआ, लघु से दीर्घ हुआ। लघु से दीर्घ होने के कारण ये न है, इसके अंदर कौन सा स्वर लगेगा, ए स्वर था पहले, अब कौन सा स्वर लगेगा, आ स्वर लगेगा, इसलिए ये क्या बना, दीनानाथ। ठीक है, इसके बाद में अभिसार, देखो अभिसार, अभी धन सार, अभी धन सार। ये भी है, ये लघु है, और क्या बनेगी ये दीर्घ, तो क्या बनेगा अभिसार। और अभिसार का अर्थ क्या होता है, अभिसार, ये छोटे वाला, ये गलत है मेरे भाई, ये मैंने कहां कर दिया। अभिसार, ये दीर्घ हुआ, इसलिए ये क्या बना, अभिसार बना। और अभिसार का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है लड़ाई। मेरे भाई समझ में आ रही है नहीं, इतना तो बता दो कम से कम। भाई समझ में आ रहा है या नहीं, आ रहा होगा। देखो संयोग होते हैं कई जगह, प्रतिघात, देखो प्रतिघात। अब देखो ये प्रतिघात, अगर हमारे पास ये प्रतिघात है, ठीक है, अब 1 मिनट इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। कर लिया स्क्रीनशॉट, देखो अब देखो अगर ये प्रतिघात है हमारे पास, और यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ठीक है। अगर ये प्रतिघात हम छोटा लिखें, प्रतिघात, तो ये भी शुद्ध है, और ये भी इसी से मिलकर बना है, किससे, प्रति धन घात। लेकिन ये यहां पे क्या हुआ है, संयोग हुआ है। क्या हुआ है,
संयोग। और इस जो प्रतिघात का मतलब होता है, इस वाले प्रतिघात का मतलब क्या होता है? इस वाले प्रतिघात का मतलब होता है घात के बदले घात, यानी कि घात का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? घात का मतलब क्या बताया था? चोट। मतलब चोट के बदले चोट, यानी कि घात के बदले घात, यह है प्रतिघात। अब देखो अभिसार पटे वाला लिखा है हमने, लेकिन अभिसार इसी से एक और बनता है अभिसार। और इस वाले अभिसार में भी क्या हुआ है? संयोग। और संयोग होने की वजह से इसका जो अर्थ निकला है, वो अर्थ क्या निकला है? इसका अर्थ निकला है प्रेमी से छिप छिप कर मिलना, अभिसार कहलाता है छोटे वाला। किससे? प्रेमी से छिप कर मिलना। किससे? प्रेमी से मिलना। अब देखो, मुझे एक बात बता दो कि ये चीजें आपको समझ में आई है ना? स्वर वाला घात क्या हुआ भाई? देखो, स्वर है वो लघु से क्या हुआ? दीर्घ हुआ। हमारा स्वर क्या हुआ? लघु से दीर्घ हुआ। ठीक है, लघु से हमने दीर्घ किया, विश्वधन मित्र। ठीक है, ए का दीर्घ क्या होता है? आ। और अगर आ दीर्घ हुआ तो क्या बनेगा शब्द हमारे पास? विश्वामित्र। राइट? मैं गलत तो नहीं हूं ना? सही हूं। ठीक है, प्रतिघात ई का दीर्घीकरण किया तो प्रतिघात बना, जिसका मतलब होता है छिपकर वार करना। और अगर इसी प्रतिघात को अगर उल्टा करके चले कि भाई इसका संयोग बना के और हम ये चौथे वाला प्रतिघात ले रहे हैं, तो इसका मतलब होता है घात के बदले घात। इसका तो छिपकर वार करना, लेकिन इसका अगर कोई हमें मार रहा है तो वापस से उसके ऊपर वार करो, आप भी वार करो। लेकिन इसका छिप कर मारना, हमें कोई मार रहा है लेकिन हम पीछे छुप गए और फिर हमने वार किया। ये दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में। अब देखो, मूसलधन धार, ले ए है, लेकिन क्या हुआ? आ क्या बना? दीर्घ हुआ, मूसलाधार। ठीक है, ऐसे ही दीन धननाथ, ने कौन सा स्वर है? ए का दीर्घीकरण क्या हुआ? आ से क्या बना? दीनानाथ, गरीबों का नाथ, स्वामी। अभिसार अभी छोटी, उसका दीर्घीकरण हुआ, अभिसार बना, जिसका मतलब हुआ लड़ाई। ठीक है, लेकिन देखो, अभिसार का अगर हम संयोग करके चलते हैं तो अभिसार का मतलब होता है प्रेमी से छिप छिप कर मिलना। यह भी क्या है? अभिसार। समझ में आई है इतनी सी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ब लगा के लिखो, व्यंजन बलाघात। नंबर 2 क्या आता है हमारा? व्यंजन बलाघात। ब व्यंजन बलाघात। अब इसमें क्या होता है? इसमें व्यंजन है वो एकल से द्वित्व हो जाता है। इसमें व्यंजन एकल से द्वित्व हो जाता है। एक चीज भाई नोट डाल के लिख लेना, इसमें नोट या टिप्पणी विशेष डाल के लिख लो। विशेष डाल के लिखो। क्या लिखोगे? कि यह प्रक्रिया सर्वाधिक प्रत्यय
प्रत्ययों से शब्द निर्माण में प्रयुक्त होती है। यह प्रक्रिया सर्वाधिक प्रत्ययों से शब्द निर्माण में प्रयुक्त होती है। यह प्रक्रिया है जो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो जैसे इसके उदाहरण ले लो कुछ, जैसे ढक धन न। प्रत्यय और उपसर्गों के बारे में जानते होगे। प्रत्यय कौन से हैं? प्रत्यय ये हैं लास्ट में जो लगते हैं, अंत में जो लगते हैं वो है प्रत्यय, ठीक है। अब देखो इसका शब्द क्या बनना चाहिए था हमारे पास, संयोग से ढक्कन, लेकिन ये क्या हुआ हमारा, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसका शब्द एक जो व्यंजन है वो एकल से क्या होगा, द्वित्व होगा। हमें बताया गया है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ जो ये नियम है ना उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसको डबल कर देते हैं, ढक्कन, एकल से द्वित्व किया। इतना सा काम करना है हमें जो हमारा जो नियम बोल रहा है ना वही करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना। और हम वो करते भी वही है जो हमारा नियम बोलता है, क्योंकि जो व्याकरण है ना वो भाई वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक है, पूरी की पूरी वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है व्याकरण, ठीक है। सच धन आ, मैंने लिखा था सच धन आ। अब देखो स्वर तो जुड़ेगा, अब बनना चाहिए था क्या, सच्चा। संयोग होने से क्या बनना चाहिए था, सच्चा, लेकिन बना क्या हमारे पास बना सच्चा। क्यों? क्योंकि व्यंजन क्या हुआ, एकल से द्वित्व हुआ। व्यंजन क्या हुआ, एकल से द्वित्व हुआ, तो क्या बना हमारे पास, सच्चा, ठीक है। इसके बाद में बच धन आ, लिखवाया था मैंने आपको कि ऐसे बनते हैं, बच धन आ लगेगा, लेकिन बनना क्या था हमारे पास, बचा, लेकिन बचा नहीं बन के क्या बना हमारे पास, बच्चा। क्यों? क्योंकि व्यंजन क्या हुआ, एकल से द्वित्व हुआ। देखो ये इस साइड में गलत है, ये गलत मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये ना कर दो कभी, और ये सही है, ठीक है। आप देख लेना आगे, कच धन आ बनना चाहिए था कचा, लेकिन बना क्या, कच्चा। माफ कीजिएगा, ये गलत है और ये सही है। क्या हुआ, व्यंजन। भाई एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ले लिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने क्या बोला कि हमारा जो व्यंजन है वो एकल है, पहले अकेला है व्यंजन, अकेले हैं, लेकिन क्या करना है उनको, द्वित्व करना है। द्वित्व किया, तो द्वित्व करने के बाद में ये किया हमने, ठीक है। सिर्फ जो बोला है ना वही किया। यह बोल रहा है कि यह प्रक्रिया सर्वाधिक प्रत्ययों से शब्द निर्माण में प्रयुक्त होती है। हाँ भाई, प्रत्यय तो है ये सारे के सारे, क्या है ये, प्रत्यय। ये चीजें समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई हैं तो मेरे भाई ये कक्षा हम यहीं पे स्टे करते हैं। अगली कक्षा में और आगे हम बढ़ेंगे, कुछ और नियम जानेंगे, फिर हम संधि शुरू करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप प्लीज, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मुझे बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बारे में एक कमेंट करें, और ये भी बताएं कि कैसा लग रहा है कक्षा में आके, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों कि जीरो से स्टार्ट करता हूं, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया है यहाँ पे भी। ये चीजें इसीलिए बता रहा हूं, वरना सीधा स्वर संधि डालता, स्वर संधि पढ़ाता, उसके 5 भेद बताता आपको और खत्म। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपको वो चीजें दूं जो
कोई और नहीं देता। मुझे भी कहीं से मिली है, किसी ने मुझे भी दी है, तो मैं वो आपको दे रहा हूं। भाई मैं तो किसी का ज्ञान है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया वो मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों प्लीज चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो सब्सक्राइब ही तो नहीं कर सकते नए वो पुराने वाले, लाइक और शेयर तो कर सकते हैं ना यार, एक कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है तो आप ऐसा करेंगे, उम्मीद भी करता हूं, और इतनी भी उम्मीद है कि आपको जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है वो समझ में भी आई होगी। अगली कक्षा में हम बात करेंगे इससे आगे के नियमों के बारे में, वो पढ़ेंगे और फिर हम और आगे चलेंगे। संधि हमारी शुरू हो गई है तो ये मत सोचना कि गलत है, नहीं, बहुत अच्छा जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।